नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे हम जो इकाई जिसमें नाटकों की चर्चा की जा रही है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो एनटीए-नेट का एक अलग पोर्शन है। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, प्रश्न परीक्षाओं में इससे कई बार पूछे गए हैं। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881 में लिखा हुआ एक नाटक जिसका नाम है अंधेर नगरी, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा और हास्यास्पद व्यंग्यात्मक कोटि में तत्कालीन परिस्थितियों को चित्रित करते हुए अंधेर नगरी की रचना की गई। इसमें जितनी भी जो तथ्य कथ्य दिए गए हैं उन सब का कहीं न कहीं राजनीतिक विद्रोह के रूप में एक एक स्थान हमें प्राप्त होता है। बात करते हैं हम अंधेर नगरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक के रूप में अंधेर नगरी रहा और एनटीए-नेट के सिलेबस में इसीलिए इसको शायद रखा भी गया। इस नाटक में 6 अंक हैं। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया। और ये अपने ही कर्म, अपने ही जो ऐसे कुकर्म थे जो उस शासन को नष्ट होने के लिए फलीभूत रहते हैं, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, परिलक्षित किया गया। भारतेंदु जी ने इसकी रचना बनारस के हिंदू थिएटर के लिए एक ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर की। नाटक जो है वो शिल्प बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित है। ये अलग बात है कि उसके 6 अंक यानी वह बहुत ही छोटा सा नाटक है, ये अलग बात है। अंधेर नगरी की चर्चा करें तो अंधेर नगरी की कथा वस्तु को, कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में अंग्रेजी शासन काल की दुर्व्यवस्था और तत्कालीन समाज की दीनहीन स्थिति को प्रकट भी किया गया। बात करेंगे हम पात्रों की तो महंत एक साधु है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, नारायण दास महंत का दूसरा एक शिष्य है जिसकी चर्चा इस नाटक में आती है। कबाब वाला एक है जो कबाब विक्रेता है। अब देखिए, ये बाजार के कुछ ऐसे पात्र हैं जो बाजार के हैं, मैंने सभी नहीं रखे, लेकिन वहां पे कुछ कबाब वाले कबाब विक्रेता है, घासीराम है जो चना बेचने वाला है। ये कुछ मूल पात्रों को मैंने उठाया और बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी सामग्री बेच रहे हैं, उन सब का चित्रण इसमें बड़ी भली प्रकार किया गया। उन सब के पात्रों के कुछ नाम भी हैं। कोतवाल जी भी हैं इसमें और 4 सिपाही, राजा के जो सिपाही हैं जो इस संत को उठा करके ले जाते हैं, महंत को उठा करके ले जाते हैं या उनके जी हजूरी में लगे रहते हैं। इसके अलावा उस स्थान का भी वर्णन किया गया है जहां पर फांसी सुनाई जाती है, तो वहां पे जो जल्लाद जो फांसी देने वाला होता है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे उस परिवेश को भी, यानी परिवेश का जो पर्यावरण का जहां पर प्रयोग किया गया वहां से जुड़े हुए पात्रों को इसके अंतर्गत रखा गया। मुख्य पात्र जो है वो मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए, बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आए जो जरूरी हैं। इनके शब्दार्थ जो है वो हमने बताए कि टका, तांबे का एक पुराना सिक्का होता था। अगर हम बात करें तो बहुत पहले नहीं, लेकिन कुछ वर्ष की पहले अगर हम बात करें, 100 से 50 वर्ष पहले की बात करें तो ये सारे हमें मिलते हैं। टका, कसूर जो है इसको अपराध, दोष या गलती कहते हैं। हुज्जत जिसको विवाद, बहस, झगड़ा कहते हैं। गुलाम, दास और नौकर, भाजी, साग सब्जी और सबब, कारण। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कठिन शब्द थे जिनके बारे में मैंने बताया। अब देखिए, बात करेंगे कोसी के नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया दिया और कहा कि बाजार से कोई अच्छी सब्जी ले आओ। शिष्य उनका जो कहा हुआ है वो नहीं टालता और आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हम कुछ दृश्यों की बात करेंगे और पहला दृश्य जो है उसमें बात करेंगे। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं। अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने भेजते, वही 1 रुपए लेकर के वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते। लोभ यानी जो लालच है, वो कहते हैं कि लालच बुरी बला, और यह कहकर के उनको सचेत करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसी स्थितियों में ऐसी स्थितियां आपको परेशानी में डाल सकती हैं। सचेत करके वह भेजते हैं। दूसरे दृश्य की बात करें तो शहर के बाजार का दृश्य है, जहाँ के हमने कुछ ऐसे पात्रों की चर्चा पहले कर चुके हैं हम।
जहां सब कुछ टके सेर बिक रहा। यानी टके सेर भाजी टके सेर खाजा जैसी पंक्ति उसमें हमें देखने को मिलेगी, जिसका बार बार जिक्र किया भी गया है। गोवर्धन दास बाजार की एक यह कफयत देखकर आनंदित हो जाता है। कफयत मानी यानी वो स्थितियां परिस्थितियां देखकर बड़ा आनंदित होता है कि यहाँ पे टके सेर भाजी भी है, टके सेर खाजा भी है। और वह क्या करता है, सबसे पहले पेट पूजा की ओर जुट जाता है। 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। अपना उसमें क्योंकि मिठाई बड़ी पसंद है इसलिए वह मिठाई लेकर के पहुंच जाता है, क्योंकि जो 7 पैसे में 2.5 सेर मिल जाती है। तो इसलिए तीसरे दृश्य की भी चर्चा करेंगे। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। महंत शहर में गुड़ी और अवगुड़ी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनते ही सचेत हो जाते हैं कि यहाँ पे दाल में काला है, यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। और गुरु जी को यानी महंत जो उनके जो मुख्य गुरु हैं उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, स्थितियां परिस्थितियां सब समझ में आ जाती हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि तुरंत ही शहर छोड़ने को कहते हैं, वह वहां से जाने को कहते हैं। उनको क्या अंदाजा हो जाता है कि हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कहते हैं सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न की जय बास। यानी जहां पर सब कुछ एक ही भाव में मिल रहा हो, कपूर कपास सब एक भाव में मिल रहा हो, ऐसे देश जो है वो कुदेश है, वो वहां की स्थितियां परिस्थितियां कभी ठीक नहीं रह सकती। और वह कहते हैं कि वहां कभी किसी को वास नहीं करना चाहिए। नारायण दास उनकी बात मान लेता है, लेकिन दूसरा शिष्य जो लोभी है, लालची है, वो सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रह जाता है। और वह गोवर्धन दास जो है, जो नारायण दास हैं और उनके महंत हैं, वो वहां से चले जाते हैं। चौथे दृश्य की चर्चा करते हैं। अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबा राजा फरियादी के बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई और गडरिये से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी सजा सुनाने के लिए फांसी की सजा सुना देता है। ये स्थितियां परिस्थितियां तब बनती हैं जब एक दूसरे की गलतियां जब एक दूसरे पर टालते रहते हैं, और जो कसूरवार होता है राजा कुछ नहीं सुनता, सिर्फ एक नाम मिलता है, उस नाम को बुलाता है। उस नाम के बाद जब दूसरा वह अपनी गलती न छुपाते हुए दूसरे पर गलती डाल देता है, जैसे चूने वाला भिस्ती पर, भिस्ती कसाई पर, कसाई गडरिया पर, और गडरिया जो है वो कोतवाल पर जब अपनी गलती डाल देता है, और वो आगे ऐसे प्रक्रिया बढ़ती रहती है। कोतवाल को फांसी सुनानी है। अब 5वें दृश्य की बात करेंगे। 5वें दृश्य में मिठाई खाते खाते प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी ले जाने के लिए, फांसी देने के लिए लेके जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पे जरूर चढ़ाना चाहिए। जब दुबले पतले कोतवाल के गले से फांसी का फंदा बड़ा निकला तो राजा ने कहा किसी मोटे आदमी को फांसी दी जाए। यानी एक स्थिति देखिए, हास्यास्पद भी है और व्यंग्यात्मक भी है। दुबला पतला था कोतवाल, उसके गले में फांसी का फंदा नहीं पड़ रहा था, फांसी का फंदा बड़ा निकलता है, और तुरंत हुक्म देता है कि किसी मोटे आदमी को फांसी सुना दी जाए, क्योंकि सजा तो मिलनी ही है। बकरी का जो पाप लगा है उसके लिए किसी को फांसी चढ़ना तो है ही। अब देखिए यही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आगे हम बात करेंगे छठे दृश्य की। छठे दृश्य में संसार में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी हो गई। ये प्रश्न पूछा गया है कि छठे दृश्य में कहाँ का वर्णन किया गया है। एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधेर नगरी का राजा निरा मूर्ख और चौपट था, अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में जब पड़ जाते हैं गोवर्धन दास, तो वह अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। गुरुदेव वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर वह अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं। शिष्य से बोलते हैं कि कंगाल कहीं के सूरत देखी है आईने में अपनी, बड़ा आया है 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने, और अरे ठहरो मैं खुद फांसी पे चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद को से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। ये स्थितियां तब बनती हैं जब जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इसमें जो फांसी पे चढ़ेगा वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। और राजा तुरंत कहता है कि अब मैं फांसी पे चढ़ूंगा, तुम लोग हटो, और वह फांसी पर चढ़ जाता है।
ऐसी स्थितियों में उस राज्य का पतन, उस राजा का पतन इसमें दिखाया गया है। अब आगे कुछ बात करते हैं गंगाधर गुरु के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। भारतेंदु ने नौकरशाही पर ये जो व्यंग कसा है वह आज भी सच है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। इनके पास शक्ति तो है किंतु बुद्धि और विवेक का अभाव है। इस प्रवृत्ति को नाटक में प्रधान रूप से उभारा गया। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहि अगले अरु प्यादे। भारतेंदु जी ने बहुत सारी ऐसी उक्तियों का, मुहावरों का, उस समय प्रचलित जो कथन है उनका प्रयोग किया जो आज भी हमारी जुबान पर हैं। भारतेंदु बड़े जमीनी कवि थे। वह समाज की स्थितियों परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए यहीं से उदाहरण प्रयोग करते थे। कुछ भी बहुत ऐसी संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक भाषा में नहीं लिखा जो सामान्य जनमानस की समझ से परे हो। बहुत ही जमीनी कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है और बहुत ही चलती फिरती हिंदी का प्रयोग भी उन्होंने किया। भारतेंदु ने अंग्रेजी अंधेर नगरी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से कथा को प्रवाह बना दिया, प्रवाह प्रदान किया। उन्होंने संस्कृत को नाटक शैली बनाकर इसकी रचना की, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं करा गया। उन्होंने जहां तहां उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी किया, जैसे हाकिम, आसना, हुकुम इत्यादि का। जैसे जो ये उर्दू शब्दावली के शब्द हैं जिनको प्रयोग किया गया, तद्भव शब्दावली का प्रयोग कुछ अधिक दिखाया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठता की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण तथा अनगढ़ जनता को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना भी लाजमी था। जो ऐसे लोग भावों को प्रकट करने के लिए जो ऐसे लोग भावों को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, जैसे बोई, लकलक, मुटाना, ये शब्दों का प्रयोग बड़ा उक्त वैचित्र को प्रधानता प्रदान करता है और बहुत ही एक परिवेश के आधार पर उसकी भाषा को बताता है। उपनिवेशवाद का प्रतिवाद है यह जो है नाटक, वो क्या है? उपनिवेशवाद का प्रतिवाद है। भारतेंदु द्वारा अंधेर नगरी में चित्रित महंत विवेकशीलता का प्रतीक है। भारतेंदु ने महंत की यह विवेकशीलता एक गुरु के रूप में उद्धरित की है। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने महंत के माध्यम से कहलाया कि बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु आगे की कथन हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजा और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। वो वही दरबारी काव्य परंपरा जो पद्माकर से छूटती है और आकर के आधुनिक परिवेश में आती है, सामान्य जनमानस के लिए कविता की आवश्यकता को परिलक्षित करती है। और आगे चलकर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को साफ साफ कहना पड़ता है कि यमुना के केली कौतूहल वाली जो कविताएं अब उनकी आवश्यकता नहीं है। राजा से लेकर रंक से लेकर राजा तक की परंपरा, चीटी से लेकर हाथी तक की परंपरा, हर बूंद हर समुद्र सब पर कविता होनी चाहिए। उसका प्रभाव क्षेत्र भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गया था। सेत सेत सब एक से जहां कपूर कबास कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न की जय बास। कोकिला बायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहां न नेक विवेक। अब देखिए आगे की पंक्तियां बड़ी प्रसन्न करेंगे आपको कि बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो हुए, जहां पर सोने की वर्षा हो, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। अंत में भारतेंदु जी को यह कहना पड़ता है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज। और कहकर के कहते हैं कि जहां धर्म और बुद्धि जैसी बात नहीं है वहां पर हमें वास नहीं करना चाहिए। रामविलास शर्मा कहते हैं कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु ने नाटकों को जनता का मनोरंजन के साथ उसका राजनीतिक शिक्षण करने का भी साधन बनाया। बात करेंगे हम अंधेर नगरी की। इसकी रचना नेशनल थिएटर के लिए की गई। यह प्रहसन शैली में लिखा गया। बिहार के रजवाड़ों को इसका आधार बनाया गया। भारतेंदु के वाक्य की बात करें तो वाक्य और गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए और उनकी प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। 1960 की चर्चा करें तो इसे प्रहसन के रूप में मानचित किया गया।
मंचित किया गया और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे सामान्य प्रहसन और निरुद्देश्य रचना मानकर समीक्षा की। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था, ये निरुद्देश्य रचना है। प्रहसन के रूप में इसको मंचित जब 1960 ईस्वी में किया गया, ये वर्तमान समय की बात हम कर रहे हैं। भाषा के लिए गिरीश रस्तोगी कहते हैं कि नितांत हरकत भरी जीवंत सक्रिय उच्चरित शब्दों, सामासिक शब्दावली का प्रयोग है। एक एक शब्द को आप समझिएगा कि उन्होंने कहा कि नितांत हरकत भरी जीवंत सक्रिय उच्चारित शब्दों, ध्वनियों और लयों का सुंदर सौंदर्य लिए हुए हमें यह भाषा अंधेर नगरी की भाषा मिलती है। सत्येंद्र तनेजा कहते हैं कि अंधेर नगरी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा का तेवर भिन्न परंतु नया है। तो इस प्रकार से अंधेर नगरी से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। एक एक बिंदु की परिचर्चा यहाँ से हो जाती है और अंधेर नगरी नाटक की पूरी समीक्षा, सार संग्रह, प्रश्न आने की जो भी संभावनाएं हैं, हमने सब कुछ यहाँ पे प्रभाव आपको बताने का प्रयास किया। आपको अगर एनटीए नेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीटी, पीजीटी, उत्तराखंड, मास्टर कैडर, फर्स्ट ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी करनी है, एक बहुत महत्वपूर्ण बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। आप अगर उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है, आप वहां संपर्क करें। एक बहुत ही सीमित शुल्क के साथ आप हमारी बैच की 45 मिनट की लाइव क्लास, नोट्स, प्रश्नोत्तरी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।